नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना दूसरा ऐसे जो बीपीएससी ने पूछा था। हमने एक ऐसे देख लिया था, वो भी 68th मेंस का था, और आज हम दूसरा ऐसे करने वाले हैं। तो देखिए ये ऐसे क्या है। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। दोस्तों ये ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले के कंपैरेटिवली ये इजी है, क्योंकि पिछले वाला जो था वो थोड़ा फिलोसॉफिकल था। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग उसमें रिक्वायर्ड थी। पर ये वाला जो ऐसे है ये बहुत ही सिंपल सा दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सिंपल सा दिखता है तो हम एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दें। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ऐसे में वैरायटी होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट अगर आप लिखेंगे, अलग अलग जानकारियाँ लिखेंगे तो एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन के लिए। आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा सोच विचार करते हैं, सोशल अवेयरनेस आपका कितना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके ऐसे राइटिंग से दिख जाती हैं। क्योंकि ये ऐसे इजी इसलिए भी है क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा गया है, लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। ये सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, लिटरेचर से तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर देंगे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, सामाजिक मुद्दे जो होंगे वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। तो आपका ऐसे जो होगा एक तरह का ही, एक ही कंटेंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो वो एक्चुअली में वैसा ऐसे आप मत लिखिएगा। हम कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था, मेरी जो पहली वीडियो है, हमारा ऐसे का आउटलाइन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे आपके GS 1 के लिए करें या GS 2 के लिए करें या फिर ऐसे के लिए करें खासकर, तो आपको एक कोटेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आप कोट लिख देंगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे और आपको एक आध नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने जो कंटेंट लिखा है, बाकी बॉडी पार्ट वो तो ठीक है, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये क्योंकि कोटेशन जब भी रहता है तो बहुत सारे फेमिलियर लोग हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, आप उनके कोटेशन लिखते हैं तो पता होता है एग्जामिनर को कि हाँ बंदे ने जो है ठीक ठाक पढ़ाई करी है। तो चलिए इसके लिए कोट क्या होगा। एक कोट है जो अब मार्कस ट्यूलियस सिसरो का है, अ रूम दैट इज़ एम्प्टी ऑफ बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। कितना अच्छा कोट है। इन्होंने रूम को अपने शरीर से कंपेयर किया है। और ये देखिए, शरीर का अस्तित्व क्या है, बिना अंतरात्मा के तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर वो तो खोखला है, डेड बॉडी है, उसको तो हम जला देते हैं या फिर दफन कर देते हैं। कॉन्शियसनेस रहना बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मा रहती है तो कॉन्शियसनेस रहता है, थॉट रहता है, विचार रहता है। तो मनुष्य जो है उसी से, या कोई भी जीव जो है उसी से उसकी पहचान होती है। तो अ रूम दैट इज़ एम्प्टी ऑफ बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। वैसा शरीर है जिसकी कोई आत्मा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने कह दी है। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन आपको पता है कि 1-2 लाइन में हमने इंट्रोडक्शन अपना लिखना है जो ऐसे से रिलेटेड हो। उसके बाद हम बॉडी पार्ट शुरू करेंगे। देखते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करेंगे। अ लिटरेचर इज़ अ वास्ट वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज, पोएम्स एंड प्लेज दैट पीपल राइट. It's not just about reading for fun. It teaches us things and helps us become better people. It's like a library of knowledge and a way to learn about being good and making our world better. इसका क्या मतलब है, जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो सिर्फ कहानियों के बारे में या कविताओं के बारे में या फिर जो प्लेज हैं उसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही एक साधन नहीं है, ये हमें बेहतर इंसान बनने के लिए एक प्रेरणा देता है, ठीक है। ये संग्रहालय है ज्ञान का। ज्ञान, आपको पता है कि अगर ज्ञान मनुष्य में ना हो तो वो मनुष्य कुछ भी नहीं है। हमने पिछले वाले ऐसे में ये चीज़ किया था, ठीक है। ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है हमने पिछले वाले ऐसे में देखा था। ये एक ऐसा लाइब्रेरी है नॉलेज का जिससे हम बेहतर बन सकते हैं और अपने आसपास का समाज भी है वो भी बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, लिटरेचर के 2 वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एस्थेटिक, उसकी एस्थेटिक वैल्यू, और दूसरा क्या है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या होती है, जैसे आपको पता है ना, आप किताबें वगैरह पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा, वही उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू है। और एस्थेटिक वैल्यू क्या है, जो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से पढ़ते हैं या जो भी आप मनोरंजन की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे सॉन्ग्स हो गए या प्लेस हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसके अलावा किताबें सिर्फ इस 2 पर्पज़ से नहीं पढ़ी जाती। अगर आप आम इंसान से पूछेंगे तो वो सिर्फ यही बोलेगा, एस्थेटिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू सबके दिमाग में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हमारे मॉरल और सोशल कॉन्शियसनेस, जो आपके ऐसे में पूछा गया था, ये उसको बदलने में कैसे एक बड़ा रोल प्ले करेगा।
मॉरल आपको पता है ना क्या होता है, जो हमारा नैतिक और सामाजिक जागरूकता है उसमें ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यही हमारे ऐसे का मेन थीम है और इसी के ऊपर हमने आज ऐसे करना है। ठीक है, तो आपने देख लिया लिटरेचर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वो एंटरटेन करता है। यहाँ पे टी डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम सॉरी, बट देख लीजिएगा आप, ठीक है। एंटरटेन करता है, हमको इंस्पायर करता है और इन्फॉर्म, हमको जानकारी देता है। तो ये आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, लिटरेचर सर्व्स एज बोथ अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। ठीक है, तो यही सब जो हम बोल रहे थे वही हमने यहाँ पे एक लाइन में इसको लिख दिया है। कुछ छोटी छोटी लाइन्स मैंने वहाँ पे डाल दी है ताकि आपके रिवीजन के लिए अच्छा हो। ये पीपीटी बनाने का मेरा पर्पस ऐसे ही था कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ और आप इन पीपीटी को देख के फटाफट अपने कंटेंट याद कर सकते हैं दिमाग में, ताकि रिवीजन के लिए आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करे। और ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि बीपीएससी जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो पीटी के हो चाहे वो मेंस के हो। आपने देखे होंगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो क्या ऐसे रिपीट नहीं होंगे? बीपीएससी ने अभी एक बार ही ऐसे का एग्ज़ाम लिया है और 12 ऐसे जो है पूछ लिए हैं, तो चांसेस हैं कि उसमें से 1-2 ऐसे जो है वो आ सकते हैं। अगर वो आ जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, आपने वो पढ़ा होगा तो आप फटाफट उसको ख़त्म करेंगे और बाकी ऐसे के लिए आपके पास टाइम बचेगा तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं पुराने वाले ऐसे भी करा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं रैंडम यहाँ वहाँ से ऐसे लेके आ जाता, आपको कराता। वो तो खैर बाद की बात है, वो जब टाइम मिलेगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो पुराने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर से हमें और क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है? हिस्टोरिकल नॉलेज है ना, हम किसी की कंट्री के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। वहाँ के राजा महाराजाओं को तो जाना खैर अलग ही बात है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर जानना। क्योंकि राजा महाराजाओं के नाम कोई याद नहीं रखता, कोई बहुत बड़े अगर हो गए जैसे सिकंदर या अशोक तो इन लोगों के नाम लोग याद रखते हैं, अदरवाइज़ पीपल फॉरगेट इट। बट वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ की जो मान्यता हैं, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, अंग्रेज़ जो है भारत आए थे तभी से उन्होंने भारत को जानना शुरू किया? क्या उसके पहले वो नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। यहाँ की जो वेदांत फिलॉसफी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो अंग्रेज़ों के आने के पहले से ही फेमस है। तो लोग इन चीज़ों को जानते थे, इंडिया के बारे में जानते थे, यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जानते थे, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज भी उनकी वैल्यूज़ हैं। किसी से भी पूछेंगे बाहर में कि इंडिया नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होगा कि भाई कल्चर है, डाइवर्सिटी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत सालों से है, हमारे यहाँ चली आ रही है। तो हमको हिस्टोरिकल नॉलेज में वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ की मान्यताओं के बारे में पता चलता है लिटरेचर से। दूसरी चीज़ कल्चरल अवेयरनेस, वही चीज़ है कि हम ज़्यादा बेहतर से अपने पास्ट को समझ सकते हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कैसे हुआ? आपने किताबों में पढ़ा तभी जाना, इमेजिन किया कि हाँ चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि खुदाई से जो भी हमें को अवशेष मिले तो उन अवशेषों को देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, अब जैसे आपको सिक्के मिले बाहर किसी कंट्री के, तो आप क्या पता कर सकते हैं कि हाँ उनका ट्रेड जो है वहाँ से होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, तो हम डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट, भूतकाल में जाके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं लिटरेचर की मदद से। ठीक है, सो अनेबलिंग अस टू अप्रिशिएट द कंटेक्स्ट इन विच सोसाइटीज़ हैव इवोल्व्ड। इसका ये मतलब है कि ये हमें समाज के बदलते हुए स्वरूप को, जो इतने सदियों से बदला, उसको अप्रिशिएट करने में मदद करता है। जैसे समाज में बदलाव आता है, आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, ट्रेड वगैरह, अर्बन एक सिविलाइजेशन था। फिर जैसे ऋग्वेदिक सोसाइटी आई तो वो रूरल था, लेकिन उन लोगों ने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, है ना। तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मौर्य काल में हम सम्राट अशोक की जो धम्म पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी हमारे सोसाइटी में वो चीज़ कायम है। हम फोस्टर्स कल्चरल एम्पैथी, एनहांस ग्लोबल अवेयरनेस। तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि हाँ, कल्चरल एम्पैथी जो आप जानते हैं ना कि कल्चर से जो आपका लगाव है उससे ये बढ़ता है, और साथ में ये ग्लोबल अवेयरनेस, जो आपका जो वैश्विक जानकारी है वो तो बिल्कुल बढ़ेगी ही बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन साइकोलॉजी। दोस्तों आपको पता होगा ना, जो आप लिटरेचर वगैरह या फिक्शंस वगैरह आप पढ़ते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वहाँ के जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर से आप इंस्पायर तो हो जाते हैं ना पढ़ के कि हाँ यार, और उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसी करता। एक आपने मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक डायलॉग है ना कि भाई हमारे ज़माने में हर कोई अपने आप को सलमान खान या संजय दत्त ही समझता था, क्योंकि वो लोग मूवी देख के इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते थे कि अपना वो वाला कैरेक्टर वो रियल लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ सिर्फ लिटरेचर के बारे में बोला गया है, मूवीज़ वगैरह के बारे में नहीं। तो जो लिटरेचर पढ़ते हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है। विंडो इनटू द ह्यूमन माइंड, इससे आप क्या समझते हैं कि ये इंसान के दिमाग के अंदर झांकने की शक्ति जो है ना, ये इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कैरेक्टर को देखा है, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बट उसका एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, वो उससे बिल्कुल नहीं हटता। तो उसी सिद्धांत पे वो आगे काम करता रहता है, ओके। बट इवेंचुअली उसको सक्सेस भी मिल जाती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो जाता है कि हाँ यार, स्ट्रगल जो है वो एक इनहेरेंट पार्ट है उसकी लाइफ में, जो कुछ जिसका ग्रोथ माइंडसेट है। तो स्ट्रगल आपको करना है, आपके लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे, तो आप क्या वहाँ पे झुक जाओगे? नहीं ना, आप तो आगे बढ़ते रहोगे। जस्ट बिकॉज यार समबडी हैज़ डन इट, आई विल ऑल्सो डू इट, क्योंकि किसी ने तो किया है, हम भी करेंगे। वो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस तरह के विचारधारा के। तो जब आप किताबें पढ़ते हो और ऐसा कैरेक्टर आपको मिलता है, तो आप भी क्या करते हो, ऐसा ह्यूमन नेचर जो है उससे रिलेट कर पाते हो, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। स्ट्रगल, जॉय, सॉरो जो भी आपने देखा है, तो आप भी समझ अपने आप से रिलेट कर पाते हो। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडी। तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी क्या है? वो जो 5 किताबें हैं ना, जैसे मैकबेथ है, किंग लेयर है, रोमियो जूलियट है, ये सब आपको पता होगा। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, जैसे हैमलेट है, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, तो ये जो 5 किताबें हैं ना शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़, मतलब ये एक्चुअली में हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटीज़ थी, तो उनके ऊपर बेस्ड नॉवेल्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटीज़ थी, जो उनको देखकर ही बहुत सारे लोगों ने जब किताबें पढ़ी, तो वो भी बहुत इंस्पायर हुए कि हाँ यार, इस तरह के लोग भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और इतना नाम और शोहरत जो है उन्होंने हासिल की, ठीक है। उसके बाद एक रशियन नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है दोस्तोयेवस्की। इनके नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट माने जाते थे, अब तो नहीं है। आपने इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ जो है वो, अगर आप हॉलीवुड देखते होंगे तो इनके ऊपर मूवीज़ बनी है। बॉलीवुड में भी एक मूवी बनी है सावरिया, ओके। तो वो इन्हीं की एक नॉवल थी, उनके ऊपर ही बेस्ड थी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स देख के। और भी आपको हिंदी राइटर्स वगैरह जो भी अगर याद होगा, तो वो भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे लगता है। दोस्तों, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों के बारे में, पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अलग अलग आपको कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट दिखेगा कि उनकी विचारधारा बहुत अलग थी, वो किस तरीके से काम कर रहे थे। तो आप देखिएगा कि बहुत लोगों का ओपिनियन अलग रहता है। कुछ लोग गांधी जी के विचारों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, उसको बढ़ा देता है, ओके। इट इंक्रीजेज योर क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आप उसको जस्ट सच मान लेते हो, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करना सीखते हो। एक एग्जांपल आप और दे सकते हो। आपने एक रेनेसेंस के बारे में सुना होगा, जो 14th सेंचुरी फिनोमेना था, यूरोप में हुआ था। यूरोप की हिस्ट्री एक्चुअली में क्या है ना कि उनकी 1200 सालों की एक हिस्ट्री रही है, जहाँ पे चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था पॉलिटिकल अफेयर्स में। जो रिलीजन जो था ना, वो हावी था पॉलिटिक्स पे। और वो वाला ऐसा समय था जब लोग बाइबल को बहुत ज़्यादा मानते थे कि इसमें जो चीज़ लिखी है यही है, और पोप जो बोलते थे वही होता था। वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करता था। अगर कोई क्वेश्चन करता था तो उसको फांसी दे देते थे, सूली पे टांग देते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो ये वाला जो समय था ना, उसको कहा जाता है डार्क पीरियड। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए, पेंटर, जैसे आपने नाम सुना होगा गैलीलियो का, ओके, दा विंची का नाम सुना होगा। ये सब रेनेसेंस के पीरियड से ही निकलने। फिर न्यूटन का नाम सुना होगा। इन्होंने उन सारे बिलीव को, ये सब जो चीज़ें लिखी हैं ये गलत है। जो आपने सुना होगा हीलियोसेंट्रिक मॉडल, और दूसरा सुना होगा जियोसेंट्रिक मॉडल। तो बाइबल में ये चीज़ें कही जाती थी, वो उस पर ज़्यादातर जोर दिया जाता था जियोसेंट्रिक मॉडल। उसमें क्या होता था कि अर्थ सेंटर में है, बाकी प्लैनेट्स, सूरज जो है उसके आसपास घूम रहा है। तो इसको गलत किया, आई थिंक केपलर ने गलत किया था इसको। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो सही है। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ना भी दिया गया था। बट ठीक है, उन्होंने क्रिटिकली चीज़ों को सोचा, समझा, और क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी थी, जिसको हम कहते हैं रैशनल माइंड, वो उसको अडॉप्ट किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सबक है कि हम भी चीज़ों को यूं ही एनालाइज नहीं करें। हम क्या करें, चीज़ों को क्वेश्चन करना सीखें। हम पूछें कि इसमें क्या रीजंस हैं, हम क्यों करें। तो ऐसा नहीं कि सब कर रहे तो हम करें, ओके। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए वो उसको आप अडॉप्ट करो। तो ये लिटरेचर पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ा देता है ना। आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग पर्सनैलिटीज़ पे अलग अलग व्यूज़ दिए होंगे। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ क्रिटिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, थिंक क्रिटिकली, एनालाइज थीम्स, कैरेक्टर्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शन। क्या होगा कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो तो डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, और आपके जो एजम्पशंस जो होते हैं, जहाँ पे चीज़ों को ऐसे बता दिया जाता है, आप उनको क्वेश्चन करने की एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। और एट द एंड क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोशल क्रिटिक। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कई बार हमारी सोसाइटी में जो नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं वो जस्ट बिकॉज कि किसी स्क्रिप्चर्स के द्वारा बताई गई हैं या किसी पंडित मौलवी ने ये चीज़ें बता दी तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में वो चीज़ें करने लायक हैं। उससे किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है या फिर ये कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की। जैसे आप बोल सकते हैं कि आप कुछ पीछे चले जाए तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानते थे, तो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे वो। उनको बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं अपना, रविंद्रनाथ टैगोर हों चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया था, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, सारे वेद वगैरह ये सब पुराण वगैरह सब पढ़ रखे हुए थे। तो इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, आपको पता है, आवाज़ उठाई। जो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो दोस्तों इसमें लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि आज हम भी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सती प्रथा गलत थी या बाल विवाह गलत था, कैसे जानते हैं? जस्ट बिकॉज हम पढ़ के जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे समाज का एक आईना है जो हमको दिखाता है इसकी क्या क्या गलतियाँ हैं। या फिर जैसे जातीय प्रथा जिसको हम कहते हैं, ये भी तो गलत चीज़ है, ठीक है। इनजस्टिस ये तो हमारे समाज में चली आ रही है, क्योंकि समाज में तो कोई, आप प्रैक्टिकली अगर आप बोलने जाइएगा तो आपको तो बोलेंगे कि भाई ये पागल गया है, ज़्यादा ही पढ़ लिख गया है। तो लिटरेचर से हमको ये चीज़ें पता लगती है कि हमको इन चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी का एक आईना है जो हमारे इनकी गलतियों को दिखाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इंस्पायरिंग रीडर्स टू कंटेम्पलेट एंड एड्रेस सोशल इश्यूज। जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उनसे लड़ने की ये हमको इंस्पायर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये भी देख सकते हो ना, मुंशी प्रेमचंद। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था राजा राम मोहन राय, और जो भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे अपने रियल लाइफ के, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप देख सकते हो। उनकी जितनी भी किताबें हैं, चाहे गोदान हो चाहे बहुत सारी किताबें हैं, उसमें ज़्यादातर जो थीम होता था पुवर्टी, कास्ट और सोसाइटल इश्यूज़ जो थे, उसी के बेस पे उनके जो कैरेक्टर्स थे वो उस नॉवेल्स में थे। तो उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मैंने उस कंटेक्स्ट के रूप में लिखा है जो ऐसे में पूछा गया था, ठीक है। लिटरेचर एज ए फॉर्म ऑफ मॉरल एक्टिविटी। जो हमारी नैतिकता के आधार पे हम कैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से लिटरेचर जो है उसमें हमें मदद करेगा। एथिकल डिलेमास क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्या एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों। आप, एक मूवी आई थी विक्टर फ्रैंकेस्टाइन 2015 में, जो मैरी शेलीज की एक नोवेल है फ्रैंकेस्टाइन करके, उसके ऊपर बेस्ड था। उसमें एक साइंटिस्ट होता है जो एक मॉन्स्टर तैयार कर देता है। उसको लगता है ये जो मैं डिस्कवरी कर रहा हूँ बहुत ही यूनिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ये जो मॉन्स्टर बनेगा ये मतलब ये मेरे कमांड से काम करेगा सब कुछ। बट वो ऐसा होता नहीं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और उल्टा सबकी बैंड बजाना शुरू कर देता है। तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, और फिर उसको कंटेन करने के लिए मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि हम जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हैं उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने बस अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा करके कुछ भी हम बनाते जाएं और सोसाइटी पे उसका क्या असर पड़ेगा, वो सब चीज़ें भी हमको कंसिडरेशन में लानी चाहिए। हेल्प्स अस बिकम बेटर एट मेकिंग गुड चॉइसेस इन आवर ओन लाइफ्स। इससे क्या हमें मदद मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे चॉइसेस को ही सिलेक्ट कर पाएँ जिससे किसी का नुकसान ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पैथी एंड कंपैशन। इसमें क्या होता है ना कि दोस्तों जब भी हम जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं किताबों में, तो उसमें हमने वहाँ के लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में या उनकी जीत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो वो रियल लाइफ में ना उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमको लगता है कि यार ऐसे भी तो लोग हैं जो इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इमोशनली कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं हम उनके एक्सपीरियंस से एम्पैथाइज़ होना शुरू कर देते हैं, इमोशन से एम्पैथाइज़ होना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा, कितने सारे लोग मर गए, है ना। बट वो आप किताबों में ही पढ़ रहे हैं या फिर मूवीज़ में देख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे तो थे नहीं। लेकिन उस समय जो लोग लड़ रहे थे, सिर्फ वह क्या तबाही थी, कितनी बर्बादी थी, सिर्फ वही लोग जानते थे जो लड़ रहे थे, जो उस सीन में थे। बाहर के लोगों को इससे कुछ अता पता भी नहीं था। जैसे आपको पता है कि जो यहूदी थे उनके साथ क्या किया गया जर्मनी में, तो वो चीज़ें बाद में पता चली। जब वो हो रही थी तब वर्ल्ड को पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें हिटलर के द्वारा की जा रही है, इतना ज़्यादा मतलब उनको तड़पाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सब चीज़ें बाद में पता चली है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सिंपैथी जो मिलता है, आज इजराइल को देख रहे हो आप, इतनी सिंपैथी मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कहीं हिस्टोरिकली वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट हुए हैं, ओके। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो वही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिक्शनल कैरेक्टर से हम क्या करेंगे, रिलेट कर पाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट है प्रमोटिंग डायलॉग। ये वार्तालाप जो हम करते हैं ये उसको बढ़ाता है। वार्तालाप मतलब जो डिस्कशन चलती है, डिस्कशन किस चीज़ पे, जो पॉलिटिकल डिस्कशन जो आप देखते रहते हो आज तक या फलाना किसी चैनल पे, वो सब नहीं दोस्तों। डिस्कशन जैसे जैसे हमारे सामाजिक मुद्दे हो गए, रेसिज्म वगैरह या अनफेयरनेस वगैरह जो हो गया, जैसे समाज में हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की,
जो है हाशिए पे जो लोग हैं उनको बराबरी का हम मौका कैसे दें, जो वुमेन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनके ऊपर डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे रोज़गार है, रोज़गार कैसे पैदा करें, तो ये सब एक ढंग के डिस्कशंस है। आपको पता है टीवी चैनल पे क्या डिस्कशन चलती है, वो बेकार के डिस्कशंस है, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सोशल अवेयरनेस तो बढ़ती ही बढ़ती है और साथ में समाज में बदलाव भी आता है। इट मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा, तो उससे क्या होगा, समाज जो है उतना बेहतर बनेगा। अगर एक डेमोक्रेसी है, इसमें तो यही है कि डिस्कशंस तो होने ही रहने चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल है टू द पीपल, है ना। हमने ही सिलेक्ट करके भेजा है, तो जो भी वो काम कर रहे हैं, कुछ भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए उनको उनकी जवाबदेही बनती है। और हम जो सवाल पूछेंगे वो बताएंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो आप 5 साल के बाद बताएंगे उनको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चीज़ें इंप्रूव होंगी। नहीं तो जैसे हिटलर जैसा एक टायरेंट आएगा और क्या करेगा, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करेगा और लोग उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। जैसे हिटलर के फॉलोअर थे ना, भक्त टाइप के, तो वैसे खड़े रहेंगे, हाँ जी आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एडवोकेसी एंड एक्टिविज़म। दोस्तों इसका मतलब होता है वकालत, या फिर आप कोई भी चीज़ करने के लिए जो इनिशिएटिव लेते हो, ठीक है, वही एक्टिविज़म हो जाता है। इसमें जैसे सिविल राइट्स के लिए बहुत सारे मोमेंट होते हैं कि हाँ हमारा ये अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। ओके, फेमिनिज़म के ऊपर, एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर आप देख रहे हैं ना कि जैसे वो ग्रेटा थनबर्ग थी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इशू जो है वो चला था यहाँ पे। तो उसको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं अपने राइटिंग के द्वारा। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में वो आती रहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स तो आते ही रहते हैं, फेमिनिज़म, एनवायरमेंटलिज्म, सिविल राइट्स के ऊपर। और मूवमेंट्स हर जगह जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रूरी है, लिटरेचर से इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, बिकॉज़ ये सब जो इश्यूज़ हैं ना वो ज़रूरी है। ये समाज में आपके समाज को बेहतर बताता है। ओके, तो यहाँ पे भी एक लाइन है, मोटिवेट रीडर्स टू टेक एक्शन एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाता है टॉकिंग अबाउट बुक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आप मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप हिंदुस्तान पढ़ते हैं, आपका पड़ोसी भी हिंदुस्तान पढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होगी कि पॉलिटिकल चीज़ ही ज़्यादातर होती है जो अपने बिहार में डिस्कस करने के में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो होगा कि डेफिनेटली आप अपने विचार रखेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। कोई बीजेपी सपोर्टर होगा, कोई कांग्रेस सपोर्टर होगा, कोई आरजेडी सपोर्टर होगा, कोई नीतीश जी का सपोर्टर होगा। तो हर कोई जो है अपनी अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। इससे क्या हो जाता है कि विचारों का आदान प्रदान होता है। अब ऐसा नहीं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो एकदम गलत ही बोल रहा है, या फिर सामने वाला एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप एक दूसरे से सीखेंगे, व्हेन देयर विल बी अ शेयरिंग ऑफ थॉट, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको इलेबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बायस्ड हो जाएंगी, तो इसलिए आप अपने अपने हिसाब से इसको समझ लीजिए। ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मेकिंग अ डिफरेंस, थोड़ा कुछ कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं ना जो आपको बताते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आप गांधी जी की जीवनी पढ़िए, या फिर जवाहरलाल नेहरू की किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत ही शानदार किताब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बुक जो है आज तक यहाँ पे लिखी गई है। बहुत ही मोटी किताब है और बहुत ही बढ़िया किताब है। जब आप पढ़ेंगे ना, आपका एक मतलब जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। आप जो भी करेंगे, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या एथिकली सही है कि नहीं है। क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे पूर्वज हैं, वो उन्होंने बहुत संघर्ष करके इस देश को आज़ादी दिलाई है, और बहुत पढ़े लिखे थे वो लोग। तो उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। भगत सिंह हैं, उनकी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। तो इन सब की आप किताबें पढ़ेंगे, आप जानेंगे चीज़ों को, तो लगेगा कि हाँ यार हमको अच्छी चीज़ करनी चाहिए। हम क्या ट्रिवियल चीज़ों में फंसे हुए हैं, बेकार की चीज़ों में डिस्कशन करते रहते हैं, ये फलाना के घर में ये है जी, हमारे घर में ये नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन फॉर गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों के लिए हम इंस्पायर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, समाज में बदलाव भी आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। आपको पता है कि कितना ही ज़्यादा ये डायनामिक फोर्स है। इसके बारे में तो आपने देख लिया, लिटरेचर से हमें क्या क्या सीखने को मिल जाता है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कंक्लूजन क्या होता है, कि आपका जो आपने जितना कुछ लिखा है ना उसका एक समरी छोटा सा डाल दीजिए, वो आपका कंक्लूजन हो गया, और वे फॉरवर्ड डाल दीजिए, दैट्स इट। वे फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव टोन में, ठीक है। तो अभी हमने जितना भी देखा था इसके कंटेक्स्ट में, हमने नॉलेज की बात की थी, मॉरल वैल्यूज़ और सोशल कॉन्शियसनेस की बात की थी। थोड़ा सा ये लाइन और ऐड कर दीजिएगा। लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी, इट इज़ अ वे टू लर्न, बी गुड एंड मेक द वर्ल्ड better. It teaches us about history, different cultures, and how people think and feel. It also helps us make good choices and care about others. When we read books, we can talk to others about them
एंड दिस कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस इन आवर वर्ल्ड। कैसे पॉजिटिव चेंजेस हो जाता है ये भी हमने देखा था। इन अ सेंस इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल मीडियम फॉर एनरिचिंग अवर माइंड्स, रिफाइनिंग अवर कैरेक्टर एंड ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। इसका ये मतलब है कि ये हमारे जो मस्तिष्क पे जो है बहुत ही गहरा असर डालता है। ये हमारे कैरेक्टर को रिफ़ाइन करता है, बढ़िया बनाता है हमारे चरित्र को, और समाज में एक बढ़िया बदलाव लाने की दिशा की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ये हमारा ऐसे था। आपको कैसे लगा ऐसे आप ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए। आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो मैं आगे भी ऐसे जो है कंटिन्यू करते रहूँगा। जो 68 बीपीएससी में पूछे गए हैं पहले हम वो करेंगे, बाकी ऐसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप बच्चे ही नहीं होंगे यहाँ पढ़ने के लिए तो फिर वीडियो बनाने का पर्पस ही क्या होगा। तो आप भी यहाँ पे डिस्कशन करिए, खुल के जो लिखना है जो बोलना है बोलिए। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला ही रहता है और खुला ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।